नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास कार्यक्रम स्फूर्ति से मेल दिवारी खेल में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड का दिवारी खेल योद्धाओं के युद्ध कौशल पर आधारित नृत्य है। कहा जाए तो यह एक प्रकार का युद्ध कौशल ही है। दिवारी यानी पाई डंडा नृत्य को दुनिया के सभी मार्शल आर्ट का जन्मदाता भी माना जाता है। कहीं ये कला विलुप्त न हो जाए, इसको लेकर स्थानीय और लोक कलाकार सरकार से संरक्षण की उम्मीद लगाए बैठे। हमारी खास पेशकश आप देख सकते हैं। बुंदेलखंड का दिवारी नृत्य या युद्ध कला। ढोलक की थाप पर थिरकते लोग। दिवारी नृत्य से हुई मार्शल आर्ट की उत्पत्ति। दिवारी नृत्य में युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन। वीरता से ओतप्रोत होता है ये नृत्य। आत्मरक्षा की कला मानते हैं लोग। दिवाली पर गांव-गांव सस्ती दिवारी की चौपालें। लाठियों से अचूक वार को रोकने का कौशल। भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है परंपरा। पाई डांडा नृत्य एक प्रकार का युद्ध कौशल। दिवारी और पाई डांडा नृत्य का अद्भुत नजारा पूरे बुंदेलखंड के गांव-गांव में देखने को मिलता है। दिवारी नृत्य में युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए योद्धा अपने प्रतिद्वंदियों पर लाठियों से हमला करते हैं। इसके लिए अपने प्रतिद्वंदी को पहले युद्ध के लिए ललकारा जाता है। एक योद्धा अपने कई प्रतिद्वंदियों द्वारा किए जाने वाले लाठी के प्रहार को रोककर अपनी रक्षा करता है और स्वयं उन पर प्रहार भी करता है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में पाई डांडा नृत्य भी एक प्रकार का युद्ध कौशल ही है। हम आ चुके हैं इस समय एक और गांव में। बुंदेलखंड की इस परंपरा को खासकर दिवारी नृत्य और डंडा पाई नृत्य को खेलने वाली एक और टीम आया है और इस टीम के जो गुरु हैं जो सिखाते हैं, कल्लू भैया आज हमारे साथ है। कल्लू भैया, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप कितने सालों से ये ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं दिवाली नृत्य का? खेल तो मैं 12 साल से रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने सिखाए, पुरानी परंपरा है, कृष्ण भगवान के द्वापर तीर्थ से चल रही है। बच्चियों को मैंने सिखा रहा हूँ 4-5 साल से। 2 साल से मैंने बाहर के कार्यक्रम मुझको मिलने लगे हैं। ये बच्चियों जो है, ये लड़कों की टीम थी जो है, पर बच्चियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे ये है कि गाँव में गोवा, गुवाहाटी, असम, मेघालय, जालंधर, अमृतसर, ये हम लोगों ने कार्यक्रम कर चुके हैं। ऐसा नहीं हर जगह उनको इतना खुशी हो जाए। दूसरी बात, बच्चियों हैं, अगर वो अकेले जा रही है, लाठी चलाने मैंने सिखा दिया तो उसको जो 4 जन को वार करती है, उसको कोई छू भी नहीं सकते। यानी आत्मरक्षा अगर जिस तरीके से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार नारी शक्ति की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, इस युद्ध कला को सीखने के बाद वो आत्मरक्षा में भी काफी वो ये महिलाओं को, चूंकि ये युद्ध कला मोस्टली पुरुषों पे रही और दिवारी खासकर जाति विशेष यादव, पाल, गैरिया और इस तरह की जातियों की ओर रही, इसमें महिलाओं को कैसे आना हो? महिलाओं के ये हो कि अपनी लक्ष्मीबाई जी जो ने झांसी की, उन लोगों ने इतिहास पढ़ा, देखा तो कह रहे हैं हम क्यों ना लक्ष्मीबाई बने, हम लाठी तो चला लेंगे, तलवार क्यों नहीं चला सकते? तलवार चलाया लक्ष्मीबाई ने, लाठी हम चलाएंगे। जो सम्मान मिल रहा है उनको, जो सरकार से भी मिल रहा है कि ये नारी हमारी आगे आए, उभर के आए। सब बच्चों को ये उद्देश्य है कि हमको माँ बाप बोल चुका है कि हमारी बच्चियाँ अपनी सुरक्षा के लिए अपने इतिहास को, अपनी कला को जिंदा रखे, आगे बढ़ाएं। जो ये पूरे बुंदेलखंड में इस तरह की तमाम टीमें काम कर रही हैं और गांव-गांव में, खासकर गांव-गांव में लोग दिवाली को खेलते हैं। दिवाली युद्ध कला के साथ साथ एक शरीर शस्त्रों का भी वो बन गया है। इसको तो आपस से कैसे जोड़ के देखते हैं? ये कहाँ से इसका जन्म हुआ? इसका जो है कृष्ण भगवान के उपलक्ष्य में ये बच्चियों जो बात ये है कि सर, जब भगवान हमारे राम अपने वनवास आए थे पूरा है, तो इन लोगों ने उसके स्वागत में ग्वाल बाल के साथों के साथ में उनका स्वागत भी किया। यहाँ से वो हुआ जो आना जाना जो, यानी यहीं से शुरुआत यहीं से हुई। ये बच्चियों जो है सुबह के टाइम जगती हैं, प्रयास करती हैं, दौड़ती हैं, वो करती हैं। तब एक इसमें खूबी ये है कि उनको कोई बुखार नहीं आती है, सेहत बढ़िया रहता है, कोई झेलती नहीं कि जहाँ जो बात कर लेंगे। यानी शारीरिक रूप से भी सक्षम और मजबूत हो जाती है।
ये थे हमारे साथ गल्लू भैया, जो एक टीम के ट्रेनर भी हैं। गल्लू भैया ये टीम के ट्रेनर भी हैं, जो इस तरीके की महिलाओं की टीम को यहाँ प्रशिक्षित कर रहे हैं। और गल्लू भैया, एक और अहम सवाल आपसे कि अभी तक कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया, किन किन मंचों में आपने सर कला को दिखाया? इसको सर हम लोगों ने हवाई जहाज से भी कार्यक्रम कर दिया। गुवाहाटी उतरे, मेघालय गए, इधर से गोवा, गुवाहाटी, असम, मेघालय, जलंधर, मतलब 12-13 राज्यों में हम लोगों को सम्मान मिला। सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से ये जो बताया बाहर का जो नहीं, इसको अगर हम कैरियर को देखें तो इसको कैरियर कहाँ है? इसका सर जो है हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो हमको ये है कि 4.5 रुपए का मतलब प्रत्येक जो कलाकार को मिलता है जब मंच में होता है कार्यक्रम। और वैसे साधारण जो है कला है, हम लोग होने के लिए कार्यक्रम या मिले ना मिले तो कार्यक्रम 12 महीने चलाते हैं, इसमें कोई वो नहीं। पर सरकार से जो कुछ चीजें हमको लाभ बच्चों को मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, उनके जो कुछ वो हो जाए तो उससे बेहतर होगा। जो इसको कैरियर के तौर पर तो अभी नहीं कुछ पेंसिल की जो है आगे सरकार कर रही है। कला संस्कृति विभाग इस पर थोड़ा सा सहयोग इनका करती है, और उसी तरह कला संस्कृति विभाग ही इन तमाम जो हमारे बुंदेलखंड की परंपरागत शैलियाँ हैं, विधाएं हैं, लोक कलाओं की, उनको जीवित करने के अभी प्रयास तो कर तो रही है, लेकिन ये प्रयास अभी उतने सार्थक कहीं भी दिखाई नहीं। तिवारी नृत्य खास तरह का मार्शल आर्ट्स। आपको बता दें कि पाई डांडा और तिवारी नृत्य को मार्शल आर्ट का जनक भी माना जाता है। इस कला का विकास भारत के बौद्ध मठों से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा हुआ। यहीं से ये तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, लंका, इंडोनेशिया में फैला। गौरतलब है कि जहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ, उन्हीं देशों से मार्शल आर्ट के युद्ध कौशल का विकास हुआ। इस युद्ध कला को दंड युद्ध भी कहा जाता है। दंड युद्ध एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है, जिसमें बौद्ध की लाठी का उपयोग हथियार के तौर पर किया जाता है। इसमें प्रतिद्वंदी को दूर भागने के लिए ताकत तथा कला का प्रयोग किया जाता है। आत्मरक्षा के अतिरिक्त इसका प्रयोग अनुशासन, सहयोग तथा आत्मनियंत्रण का विकास करने के लिए भी किया जाता है। तिवारी नृत्य यानी दंड युद्ध, रोमांचकारी दंड युद्ध। हथियार बौद्ध की लाठी। मूल देश भारत। ऐतिहासिक सिल्म बम। ये ओलंपिक खेल में शामिल नहीं। क्या है तिवारी नृत्य के मानक? आपको बता दें कि दंड की लंबाई अभ्यासकर्ता की ऊंचाई पर निर्भर करती है। ये कंधे से कान की ऊंचाई तक होनी चाहिए। शुरू में अभ्यास के लिए हल्का और छोटा यानी कंधे तक दंड उपयुक्त होता है। अच्छी तरह सीख जाने पर असली युद्ध में भारी सिल्म बम अपेक्षाकृत लंबी कान तक लाठी का प्रयोग होता है। हम पहुंचे इस समय अखाड़े पर। ये बुंदेलखंड की वो विधा है जहाँ पूरे बुंदेलखंड में ये तिवारी नृत्य खेला जाता है। और राजम अखाड़े के बीच में जहाँ बच्चे अपनी कसरत कर रहे हैं, अपना खेल खेल रहे हैं, और किस तरीके से बच्चे अपनी इस कला को तैयार होते हैं। ये युद्ध कला के साथ साथ एक शरीर सौष्ठव भी है। लेकिन जिस तरीके से पूरे बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का ये बुंदेलखंड क्षेत्र अपने आप में इस पुरानी मैदानी परंपरा को आज भी जीवंत रखे हुए। हालांकि ये परंपरा लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं पीछे कोच भी है रमेश पाल, जिन्होंने पिछले 2 दशक में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं और इस बार विधा से परिचित करा रखे हैं। भाई चलते हैं जानेंगे रमेश पाल से कि क्या है ये विधा और कहाँ से शुरुआत हुई है और कैसे इस विधा तक यहाँ तक पहुँचे। रमेश पाल जी, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप कब से इस विधा को कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बचपन से कर रहे हैं। और ये जो बुंदेलखंड का तिवारी लोक नृत्य है, ये पौराणिक और ऐतिहासिक है। ये मानना है कि राम के जब लंका विजय को प्रारंभ
त्रेता में यहाँ आए और आने के बाद जब लाखों दीप जल रहे थे, उस समय बुंदेलखंड में हमारे यहाँ लाठी और डंडी और मोर पंख लेकर के जो नृत्य करते थे वो दिवाली नृत्य कहा गया। दिवाली के साथ साथ इसका नाम अपभ्रंश होकर के दिवाली पड़ा और दिवाली इसको जो है भगवान राम के क्रमिक के बाद द्वापर में श्री कृष्ण का रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के चेदी राज्य जो वर्तमान में शेरपुर से रहा है, वहाँ के राजा शिशुपाल थे। भगवान कृष्ण की जो बुआ थी श्रुति सुवर और उनके फूफा दमघोष थे, वो यहाँ निवास करते थे। तो भगवान कृष्ण जब यहाँ मिलने आते थे तो वो अपने ग्वाल बाल सखाओं की टोली बना करके जो दीवारी में करते थे, जो उनको मौन चढ़ाने की परंपरा पड़ी, वो भगवान कृष्ण के। अभी बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में दीपावली से लगभग एक सप्ताह पहले से ये कार्यक्रम शुरू होता है और दीपावली के लगभग 10 दिनों तक ये चलता है। यानी पूरा ये 15 से 20 दिनों का ये कार्यक्रम खाली इसी त्योहार में के आसपास मनाया जाता है। और यहाँ मौन भी चला, मौन चढ़ाने की क्या परंपरा है? मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो भादों की पंचमी होती है और गाँव में जो मैकेश्वर बाबा है, वो मैकेश्वर बाबा का कच्चा स्थान होता है। उस दिन वहाँ शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, रोट चढ़ाया जाता है और उसके बाद से रात को दिवाली प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही दशहरा आता है तो दशहरा में हम लोग पान खा करके रात में लाठियों को पूजते हैं और डंडा फोड़ने का जो काम करते हैं। उस दिन से हमारी दिवाली दशहरे से दीपावली तक रात रात खेली जाती है। और जब दीपावली का जो दक्ष रूप दिखाया जाता है, दीप जैसे जले परिवा होती है, परिवा को पूरे बुंदेलखंड में मोर पंख लेकर के मौन रह करके एक आत्मशक्ति और शांति का संदेश लेकर के जाते हैं कि हम लोग सब एक हैं और हमारी ये बुंदेली संस्कृति जिंदा है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और देश का विकास कैसे हो, इसके लिए संदेश दिया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। और दीपावली के बाद फिर ये लगभग 14 जनवरी तक दिन दिन में पूरे बुंदेलखंड में गांव-गांव प्रतियोगिताएं होती हैं। उन प्रतियोगिताओं में जहां गांव-गांव बच्चे दिवाली सीखते हैं, अखाड़े में प्रशिक्षण लेते हैं, ऐसे वो दक्ष टोलियां उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी दिवस के अवसर पर उनको आमंत्रित करती है, प्रतियोगिता कराती है पूरे 75 जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश में। उन प्रतियोगिताओं में जब टोली अच्छी आती है, जो अच्छे सुसज्जित कलाकार हैं, उनके पास वेशभूषा है, उनकी टीम अच्छी है, वो दक्ष है, उनको सरकार मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये बच्चे बिल्कुल अपने अखाड़े में हैं और बिल्कुल मेहनत करते हुए, और ये कार्यक्रम जो ये यहाँ करते हैं, ये नृत्य करते हैं, इस नृत्य में यहाँ जो वाद्य यंत्र हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है और ये एक जोश भरने का काम करते हैं। देख पा रहे हैं संस्थापक आचार्य महर्षि अगस्त्य। ऐसा माना जाता है कि दंड युद्ध के संस्थापक आचार्य महर्षि अगस्त्य थे। भगवान शिव के पुत्र कार्तिक देवताओं के सेनापति थे। उन्हें युद्ध कला का ज्ञान अपने पिता भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। कार्तिकेय का एक नाम दंडपाणी, दंड धारण करने वाला भी है। माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने शिव की कृपा से कार्तिकेय से युद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और वर्मकले, मर्म अति, सिलंबम आदि युद्ध कलाओं की स्थापना की। महर्षि अगस्त्य ने युद्ध कला पर अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें दंड पर कंपू सूत्रम नामक पुस्तक शामिल है। महर्षि अगस्त्य ने ये कला अन्य सिद्धों को सिखाई, जो कि बाद में शिष्य परंपरा द्वारा आगे बढ़ती रही। वर्तमान में दंड युद्ध का अभ्यास मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं इसके आनुषंगिक संगठनों द्वारा अपने प्रशिक्षण शिविरों में किया जाता है। दिवाली नृत्य में वीर रस की प्रधानता।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुंदेलखंड की दीवारी नृत्य में ठोस बॉस की लाठी का प्रयोग होता है। ये बॉस की लाठी ही इस नृत्य का मुख्य आधार है। इस लाठी की लंबाई लगभग 6 फुट होती है और वजन 500 से 1 किलोग्राम के आसपास रहता है। इसे हर कलाकार अपने साथ लेकर नृत्य में प्रयोग करता है। इसमें वीर रस की प्रधानता रहती है, हुंकार भरी जाती है, प्रतिद्वंदी को ललकारा जाता है। इस नृत्य की भाव भंगिमा में आक्रोश, गुस्सा व साहस प्रदर्शित होता है। लय में गति की तीव्रता बढ़ जाती है। गति की तीव्रता में भी लयबद्धता कमाल का हुनर है। इस नृत्य की पूरी प्रक्रिया में एकाग्रता और संतुलन की आवश्यकता होती है। जान फड़कती है। इसकी तुलना शिव के तांडव नृत्य से की जा सकती है। वहीं ये भी बताया जाता है कि दीवारी नृत्य से प्राप्त युद्ध कौशल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को दक्षता हासिल थी। वे युद्ध के हथियार के रूप में हल का प्रयोग करते थे। इस नृत्य की खास बात ये है कि सबके पास मयूर पंख या लाठी होती ही है। पाँव में घुंघरू और कमर में पट्टा बांधकर प्रतिद्वंदी आमने सामने आते हैं। आंखों के इशारों पर लाठी से प्रहार किया जाता है। प्रतिद्वंदियों में जिम्नास्टिक के साथ साथ हैरत अंगेज करतब भी दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे हैं जो यहाँ पर कसरत करते हैं और यहाँ अखाड़े में सीखते हैं। और ये बच्चे कब से सीख रहे हैं और इनको ये दीवारी नृत्य में कितना पारंगत है और कैसे लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास, कब से सीख रहे हैं? मैं 2007 से कर रहा हूँ। कैसा लगता है बहुत आपको? अच्छा लगता है, शरीर फिट रहता है। ये युद्ध कला है या नृत्य? नृत्य भी है, युद्ध कला भी है, अपने स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं किसी से भी। कितने जगह आप अभी तक शो कर चुके हैं? तो ये तो हो चुका, कई राज्यों में कर चुके हैं, कम से कम 20-30 राज्यों में। इनका कहना है कि हम 20-30 राज्यों में ये शो के माध्यम से ये कला हम दिखा चुके हैं। ऐसे तमाम। क्या नाम है आपका? विवेक, कहाँ से हैं के रहने वाले हो? बड़ों घर के। कब से सीख रहे हो? 2-3 साल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सीखने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं? कहाँ कहाँ आपने कार्यक्रम किए हैं? बहुत जगह कार्यक्रम किए हैं। ये आप देख पा रहे हैं। और बात करेंगे, छोटा सा बच्चा है अभी क्या नाम है आपका? ब्रजेश। कहाँ से के रहने वाले हो? महावीर के। तो तुम भी खेलते हो? कैसे खेलते हैं? अभी नाच रहे थे, जरा एक बार नाच के दिखा दो। आप देख पा रहे हैं कैसे ठोक ठोक करके ये बच्चा अपनी लय पर, अभी जब वाद्य यंत्र बजता है तो ये और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध कला में ये बिच्छू की तरह चल रहा है। और ये बहुत सारी चीजें ये बच्चे यहाँ करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अभी और बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये जो लोक कलाएं हैं बहुत सारी हैं और ये लुप्त होती जा रही हैं। और इन बच्चों ने जो ये मेहनत करके इन लोक कलाओं को बचाने का जो काम किया है और इसमें इनका भविष्य क्या है? क्या नाम है आपका? राहुल, इसमें कैरियर क्या है कि आप लोग ये करते हैं? इसका भविष्य आगे कितना? कैरियर तो देखिए भाई साहब, ऐसा है कि इसमें बचपन से हम इसको खेल रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा हमको बुलाया जाता है, कभी कभी नहीं बुलाया जाता। साल में 1-2 बार कार्यक्रम मिलता है, कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये संस्कृति विभाग के कलाकार हैं तो इनको अपने कोटे के अनुसार कुछ नौकरियाँ प्रदान करें, अन्यथा पेंशन को हटा के उनको महीना भत्ता कुछ लागू करें, जिससे कलाकार के प्रोत्साहन बढ़ेगा और भी कलाकार आगे आके खेलेंगे। नहीं तो ये धीरे धीरे संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इनका कहना है कि सरकार इसमें ध्यान दे और जो ये लुप्त होती है लोक संस्कृति है इसको बचाने के लिए संस्कृत विभाग को आगे आना चाहिए और इसमें बच्चों के लिए कुछ आगे नौकरी और उसमें भी इनको ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे साथ एक और बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? और कैसे करते हैं आप लोग? कैसा लगता है आपको ये? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। घर में मम्मी पापा कोई है इसको रोकते नहीं है? नहीं कौन सिखाता है आपको? गुरु जी। क्या नाम?
गुरु जी का रमेश पाल। रमेश पाल। मैं आपको बता दूं कि रमेश पाल पिछले 2 दशक से लगातार बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ये दिवाली नृत्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिवाली नृत्य आज हमारा ये कोई आज का नहीं है, ये द्वापर और त्रेता से चलता हुआ चला आ रहा है और लगातार ये वही विधा है जिसे आज आधुनिक रूप में मार्शल आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। दिवाली नृत्य मार्शल आर्ट की जर्नी है। मार्शल आर्ट को जन्म देने वाले का काम भी हमारा दिवाली नृत्य ने किया है और बुंदेलखंड का ये परंपरागत युद्ध कला, युद्ध नृत्य, ये अपने आप में लोगों को शरीर स्वस्थ और शारीरिक मजबूती के साथ मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और बहुत सारी चीजों को भी सिखाने का काम करता है। दिवाली नृत्य से जुड़ी है ये मान्यता। बुंदेलखंड का दिवाली लोक नृत्य का गोवर्धन पर्वत से भी संबंध है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तब ब्रजवासियों ने खुश होकर दिवाली नृत्य किया था। उन्होंने श्री कृष्ण की इंद्र पर विजय का जश्न मनाया था। ब्रज के ग्वालों ने इसे दुश्मन को परास्त करने की सबसे अच्छी कला मानी थी। बुंदेलखंड में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक दिवाली खेलने वाले नौजवानों की टोलियां घूमती है। यहाँ के लोग इसे श्री कृष्ण द्वारा ग्वालों को सिखाई गई आत्मरक्षा की कला मानते हैं। बुंदेलखंड इलाके के महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर के हर कस्बे, गांव और गलियों में दिवाली का खेल खेला जाता है। बांदा से के न्यूज के लिए संवाददाता भगत सिंह की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारी खास डिस्कस में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
Mm-hmm.